हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं सीट मेटल। अब सीट मेटल का मतलब क्या होता है? धातु चादरण कार्य, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी की ट्रेड में। हालांकि सीट मेटल जो है यानी कि धातु चादरण एक अलग से ट्रेड होती है। ये एक अलग से ट्रेड होती है। धातु चादरण एक अलग ट्रेड होती है। सीट मेटल वर्कर 1 साल की, उनके लिए डिटेल में होता है। लेकिन आपकी ट्रेड में भी जो सीट होती हैं, पतली पतली चादरें होती हैं, उनका काम होता है। इस वजह से आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है। बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। 1 से 2 क्लास में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और ये चैप्टर खत्म करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट हो तो ग्रुप है, चैट है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज कर देना, तो मैं फिर से इस क्लास को इंक्लूड कर दूंगा। अब धातु चादरण कार्य में अगर हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पे जाएं, इसके परिचय पर जाएं। परिचय क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि सीट मेटल जो चादरें होती हैं उनका बहुत सारा उपयोग है। जैसे कि आलमीरा बनाने में चादरों से ही आपके कूलर बनते हैं, कूलर के टैंक बनते हैं, बॉक्स बनते हैं, है ना। और भी जो पेट्रोल टैंक होती है, वहाँ पे आप देखते हैं कि पेट्रोल टैंक में ऊपर एक छत टाइप का रूफ बना होता है, वो भी सीट मेटल वर्किंग के द्वारा ही बनाया जाता है। इस तरह से बहुत सारे काम हैं। आपको सीट मेटल के मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे कार्य आपको देखने को मिल जाएंगे। तो किसी भी चादर को आप लोग अपने यूज में लाने के लिए, अब चादर जब प्रोड्यूस की जाती है तो वो एक रोल में, है ना, जैसे आपने वायर खरीदा होगा तो एक रोल में गुच्छा पूरा मिलता है, उसी प्रकार से चादर आपकी आती है। अब उस चादर को आपको अपने उपयोग में लाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं। लाइक यूज में लाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे कि चादर को आपको बीच बीच में मोड़ना भी पड़ेगा, काटना भी पड़ेगा, उसको मेजर भी करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आपको बेंडिंग भी करना पड़ सकता है, बेंडिंग, कटिंग। अरे भाई, पूरा का पूरा लेंथ है, आपको जितना यूज है, आपको छोटा सा बॉक्स बनाना है, छोटा सा कूलर बनाना है, तो उसको काटना भी है, आपको मोड़ना भी है, उसमें छेद भी करना है, उसमें कभी कभी कोई आपको सिंबल भी बनाना है, कुछ उसमें लिखना भी है। तो ये सारे ऑपरेशन आपको कहाँ पे करने होते हैं? सीट मेटल यानी कि धातु के चादर पे ही करने होते हैं। अब जो चादर अवेलेबल होती है मार्केट में वो mm में होती है, mm में होती है। mm इन द सेंस कि आप इसको मिलीमीटर में मेजर करेंगे या गेज में। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, गेज। गेज क्या होता है? ये 0 से 40 तक चलता है। अब अगर कोई सीट जो है ना, कोई चादर जो है, कोई चादर की आप गेज में मेजर करते हैं और आप बोलते हैं कि वो 0 गेज का है, तो 0 गेज का मतलब ये हुआ कि वो सबसे मोटा है ना। क्या है वो? सबसे मोटा है। तो अगर 0 गेज की हम लोग बात करें तो लगभग ये 8 mm के आसपास पहुंच जाता है, लगभग 8 mm। पॉइंटों का खेला होता है इसमें। और वहीं पे जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा यानी 40, 0 से 40 तक चलता है ये गेज, और ये रेक्टेंगुलर हो सकता है। रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार, साथ में आपका सर्कुलर भी हो सकता है, यानी कि वृत्ताकार। ये पूछा जाता है सवाल कि गेज जो है वो किस शेप में आपका होता है। अभी मैं दिखाऊंगा, फिगर मैंने लगाया है। तो अगर 40 है तो लगभग 0.15 mm, लगभग 0.15 mm। तो इससे एक बात का आपको ज्ञान हो जाना चाहिए कि जो गेज चलता है वो उल्टा चलता है। बेसिकली हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बोले कि हम लोग 1 mm की चादर है तो इसका मतलब बहुत पतली है वो। लेकिन अगर हम लोग बोलें कि 1 mm की है वो, है ना, अगर वो 1 mm की 1 गेज की कोई चादर है तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा मोटी है, हैवी है वो चादर, है ना। लगभग 7.5 से 8 mm की है। अगर आपसे बोले कि 1 गेज नंबर गेज की चादर और एक 40 गेज नंबर की चादर है तो कौन सी मोटी और कौन सी पतली होगी, तो आप बोलेगे भाई 40 वाली क्या होगी? पतली होगी। यानी कि गेज क्या चलता है? उल्टा चलता है। ये सवाल पूछा जाता है आपसे, गेज उल्टा चलता है। अब चादर क्या है? अगर चादर के बारे में बेसिक सा हम लोग समझें, चादर, तो आप कोई भी आपके पास मेटल का टुकड़ा है उसको आप चादर नहीं कहेंगे। चादर के कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर चादर 0.15 mm
से पतला है, पतला है यानी कि थिन है ना। अगर थिन है 0.15 से तो उसको आप क्या बोलोगे, फॉइल बोलोगे। फॉइल बोलोगे मेरे दोस्त, क्या बोलोगे, फॉइल। जैसे आप लोग घर में खाना पैक कराते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, कहीं पे स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, तो मम्मी आपकी क्या करती हैं, या हमारी मम्मी या आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, एल्युमिनियम के फॉइल में आपको रोटी जो है रैप करके देती हैं, तो उसको फॉइल बोलते हैं हम लोग ना, बोलते हैं ना कि एल्युमिनियम फॉइल में। फॉइल हमने उसको इसलिए बोला क्योंकि उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है, वो कितनी है आपकी, 0.15 से कम है। वहीं पे अगर अगर थिकनेस आपके प्लेट की 8 mm से अधिक है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लेट कहेंगे, प्लेट कहेंगे, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, प्लेट बोलेंगे, जिसका आपको वेल्डिंग में काम होगा, है ना, कि आप 8 mm की, 9 mm की, 10 mm की प्लेट में वेल्डिंग कर रहे होंगे। तो इसका मतलब चादर का जो, यानी कि सीट मेटल का जो है, जो सीट रहेगी आपकी, सीट का जो क्राइटेरिया रहेगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा डियर। कहां रहेगा, इन दोनों के बीच में। यानी कि 0.15 mm से लेकर के 8 mm तक की जितनी भी आपकी प्लेट या जितने भी आपकी मेटल पीस आपको दिखेगा, समतल रहे अगर वो, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, सीट मेटल बोलोगे, सीट मेटल बोलोगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे पूछेगा ये कि फॉइल कब होता है, तो 0.15 mm से अगर कम है आपकी थिकनेस तो वो फॉइल कहलाएगा, 8 mm से अधिक है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, प्लेट कहलाएगी। इसके बीच का सारा क्राइटेरिया दोस्त आप किस में रखोगे, सीट मेटल में रखोगे। इतनी बात मेरी क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो सीट के अलग अलग प्रकार आप देखेंगे, सीट के अलग अलग प्रकार देखेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिक की वायर खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो कि हमको कॉपर का वायर चाहिए, हमको एल्यूमिनियम का वायर चाहिए, यही दो चीज आप देखते हो। अब एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 660 डिग्री होता है, और कॉपर का कितना होता है, 1088 होता है। हालांकि हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे इसके बारे में, लेकिन आपने वहां पे ये देखा कि अलग अलग मटेरियल के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो आप ये प्रेफर करते हो हमेशा कि हमारे पास सिर्फ कॉपर की वायर हो। आप पंखा लेने जाएंगे, आप फ्रिज लेने जा रहे हैं, कूलर लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि उसमें कॉपर की वायरिंग हो, जिससे कि वो जल्दी जले ना, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु 1088 है। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की चादरें आती हैं जिनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग काम होता है। क्या काम होता है, सबसे पहले तो आपके पास आयरन सीट आती है। आयरन सीट का मतलब क्या है, लोहे की चादर, लोहे की चादर। अब लोहे की चादर भी जो है आपकी 3 प्रकार की चादर में कैटेगराइज हो जाती है। अगर वही लोहे की चादर सेम टू सेम जैसी लोहे की चादर है वही आप यूज करोगे तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, ब्लैक सीट बोलोगे, ब्लैक सीट मेरे दोस्त, है ना। और ये ब्लैक सीट किसकी बनी होती है, रॉट आयरन की बनी होती है, रॉट आयरन। अब रॉट आयरन का मतलब क्या है, रॉट आयरन का मतलब ये है कि पिटवा लोहा, पिटवा लोहा। क्लियर है। अब इसके क्या नुकसान है, क्या हानि है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। इससे सवाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपसे पूछे तो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इस क्लास का करने का यही मतलब है कि 1 घंटे आप हमको देंगे, कैप्सूल है, आपको प्रतिदिन देखना है क्लास को। तो देखिए ब्लैक सीट जो रहती है, ब्लैक सीट जो आपकी रहेगी उसमें दिक्कत ये होगी दोस्त, उसमें दिक्कत ये होगी, इसमें आपका जंग लग जाएगा। क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। और इसको जब भी मोड़ना हो, आपको जब भी बेंड करना हो, तो आपको गर्म करने की जरूरत पड़ेगी। तो नुकसान क्या हुआ, सबसे बड़ा नुकसान इसमें ये हुआ कि आपको इसमें जंग लग ही जाएगा। अब जंग से बचाने के लिए अगर सीट आपके पास लोहे की चादर ही यूज करना है, अगर आपको आयरन की सीट ही यूज करना है और इसको जंग से भी बचाना है, तो हमारे पास दूसरी चादर निकल के आती है मेरे दोस्त। कौन सी, जीआई सीट, जीआई सीट। किसके लिए, जिससे कि आपकी जंग ना लगे, कोरोजन ना लगे। अब जीआई का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। मैं लिख रहा हूं इसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन। अब इसका क्या फायदा है, इसमें जिंक की कोटिंग की जाती है, जिंक कोटिंग की जाती है, जिससे कि जंग ना लगे। क्लियर। किसमें जिंक की कोटिंग करेंगे हम लोग, आयरन वाले में ही।
तो अब इसका फायदा क्या हुआ, आपका गैल्वेनाइज आयरन का फायदा यह हुआ कि इसमें जंग नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, जिंक की कोटिंग कर दी है। बाकी सीट आपकी जो है वो अभी आयरन की ही है। ये हम लोहे की चादर में जा रहे हैं। फिर तीसरी क्या निकल जाएगी, जैसे आपने इसमें गैल्वेनाइज यानी कि जिंक की कोटिंग की, अगर हम लोग इसमें टिन की कोटिंग कर देंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, टिन सीट कहलाएगी। टिन सीट कहलाएगी। तो ये है आपका फर्स्ट नंबर, ये है आपका सेकंड नंबर, और ये क्या है आपका थर्ड नंबर। टिन सीट कहलाएगी। टिन सीट में क्या करते हैं हम लोग, टिन की कोटिंग करते हैं। टिन की कोटिंग करते हैं मेरे दोस्त, और टिन की कोटिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसको टिनिंग प्रोसेस कहते हैं, है ना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सीट मेटल से बहुत ज्यादा सवाल बनते नहीं है, इसलिए बहुत डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे। बट इतनी सी चीज आप लोग समझिएगा कि ये जो है आपकी टिनिंग प्रोसेस। अब इसका यूज क्या है, जो आपकी टिन की आपने मान के चलिए कि टिन लेपित कर दिया, तो इसका यूज आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी खाद्य सामग्री वगैरह जो है इसमें रख सकते हैं। खाने पीने की वस्तुएं जो हैं इस टैंक में, इस सीड से बने हुए टैंक्स में, स्टोरेज टैंक में, जो भी आप बनाना चाहें उसमें आप रख सकते हैं। कॉपर सीट की बात करें हम लोग, तो कॉपर सीट जाहिर सी बात है कि आपका कॉपर का है ये। अब कॉपर सीट किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, कॉपर की होती है ना। अब कॉपर की होने से हमारा ये बेनिफिट मतलब मिलता है कि ये इलेक्ट्रिक और हीट गुड कंडक्टर होती है। गुड कंडक्टर होती है ना, इलेक्ट्रिक और हीट की गुड कंडक्टर होती है, अच्छी चालक होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1088 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो यूज हम लोग करते हैं वो कहाँ करते हैं, जैसे कि गीजर है ना, गीजर आपको बनाना हो गया ये, या जैसे आपने गीजर आप लगा रहे हैं ना हीटिंग एलिमेंट में कहीं भी, या किसी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में जहां पे आप यूज करना चाहें, वहां पे आप इसका कॉपर की सीट का यूज कर सकते हैं। ब्रास की सीट आपकी पूछी जाती है, तो ब्रास किससे किससे मिलकर बना होता है, सवाल नंबर ये बनता है ना। तो कॉपर, यहां पे आपने देखा ये ऊपर वाला कॉपर हमने ले लिया, और साथ में हमने जिंक मिला लिया, ये ऊपर वाला जिंक मिला लिया जहां पे हमने गैल्वेनाइज आयरन में जो कोटिंग किया था। तो अब इन दोनों को मिलाकर के हमारी क्या बन गई, ब्रास की सीट मिल गई, जो कि किसकी बनी होती है, कॉपर और जिंक को मिलाकर मिलाकर बनी सीट को ब्रास सीट कहते हैं ना, ब्रास सीट कहते हैं। क्लियर हुई इतनी सी बात। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग एल्यूमिनियम सीट पर। तो अब एल्यूमिनियम सीट क्या होती है भाई, एल्यूमिनियम सीट एल्यूमिनियम की बनी होती है। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट अगर आपसे पूछ ले तो वो कितना होता है, 660 डिग्री होता है ना, 660 डिग्री होता है। और ये क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, हल्का होता है। ब्रास वाले का आपसे यूज पूछ ले तो जो भी आप वाटर सप्लाई में, जैसे आप कॉक बना रहे हैं है ना, टोटी पानी के खोलने वाले, इस प्रकार के सारे एप्लीकेशंस, वाल्व हो गया, आपकी टोटी हो गई, कॉक हो गया, ये सारी चीजें आप, हाइड्रोलिक वाल्व हो गया, ये सारी चीजें आप किससे बनाएंगे, ब्रास सीट से बनाएंगे। एल्यूमिनियम सीट क्या होती है, बहुत ही हल्की होती है। तो एल्यूमिनियम का यूज आप जो एयर में उड़ने वाली, जैसे कि आप कोई विमान बना रहे हैं, एयरप्लेन हो गया आपका, मिसाइल हो गया, वहां पे जो लगेगा वो क्या लगेगा, आपका एल्युमिनियम लगेगा। एल्युमिनियम का फायदा ये है कि बहुत ही लाइट वेट होता है, और हम ऊपर जा रहे होते हैं, हमको कोई चीज उड़ाना है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम जो है उसका वेट कम किया जा सके। तो आप ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम को हम लोग कहाँ लगाते हैं, एयर इंडस्ट्री में। एयर इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये हुआ आपका एल्युमिनियम। स्टेनलेस स्टील की सीट क्या होती है, ये भी जंग रोधी होती है। एल्युमिनियम में भी जंग नहीं लगता और उसमें भी जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता है भाई, है ना। अब जंग नहीं लगता है स्टेनलेस स्टील में, क्यों जंग नहीं लगता है ये भी आपसे पूछा जाता है। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसमें आपका डला होता है क्रोमियम, क्रोमियम डला होता है ना। और स्टेनलेस स्टील का जो यूज हम लोग करते हैं वो जैसे हॉस्पिटल में है ना, और बर्तन हो गया आपका, हॉस्पिटल में जो भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, लाइक हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, घरों के बर्तन, इन सारी जगहों पे आप लोग किसका यूज करते हैं,
स्टेनलेस स्टील की सीट का यूज करते हैं, है ना, स्टेनलेस स्टील का। लेड सीट का मतलब क्या होता है? लेड सीट मतलब कि शीशे की चादर, है ना। इसका मतलब क्या होता है? शीशे की चादर बहुत ही लचीली होती है, बहुत ही लचीली होती है। क्लियर है? अब बहुत लचीली होती है तो उसका यूज कहाँ होता है? तो जैसे कि तेजाब ले जाने वाले जो टैंक होते हैं, या उसके अलावा जो फ्लश सिस्टम होता है आपके घर में, वहां पे, है ना। तो तेजाब ले जाने वाले टैंक, तेजाब मैंने लिख दिया तो आप समझ जाएंगे कि तेजाब कैरी करने वाले टैंक या फ्लश सिस्टम प्रणाली, है ना, में इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। जो डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लिखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो चीज़ें हैं लिखने वाली वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है कि नोट्स आगे फ्यूचर में आपका अवेलेबल हो जाएंगी लिखी हुई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आपका नहीं होगा, लेकिन इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। फिर आगे हम लोग बढ़े मेरे दोस्त, तो ये हो गया आपका क्या? सीट के बारे में हो गया। अब उन सीट को आपको अपने उपयोग में लाने के लिए, आपके पास, आप जान गए कि आपके पास स्टेनलेस स्टील की सीट है, आप जान गए कि आपके पास ब्रास की सीट है, आप जान गए कि आपके पास आयरन की सीट है। अब उस सीट को आपको अपने उपयोग में लाना है, अपने उपयोगी किसी सामग्री को बनाना है। उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस को करने के लिए हमको कुछ उपकरण, कुछ औजार की जरूरत पड़ती है। जैसे आपकी बाइक में कोई खराबी आ गई तो बाइक को मेंटेन करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे औजार की जरूरत होती है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा दोस्त? कुछ औजार पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मेजरिंग, मेजरिंग का मतलब क्या हो गया? मापन औजार, मापन औजार हो गया। मापन औजार यानी कि सीट को आप मापेंगे कि कहां से हमको काटना है, कहां से हमको बेंड करना है, कहां से हमको मार्क करना है ना। ये मार्किंग प्रोसेस हो जाएगी। यानी कि आपको मेजर करना पड़ेगा सीट को। मेजर करने के बाद ही आप क्या करेंगे? मार्किंग करेंगे, यानी कि चिन्ह लगाएंगे। मान के चलिए कि आपके पास ये सीट का टुकड़ा है, इस सीट को आपको 20 से कट करना है, तो पहले आप क्या करेंगे? मापेंगे कि बीच वाला सेंटर 2 mm कहाँ आ रहा है, या 4 mm जो भी आपको बताया गया वो 4 mm कहाँ आ रहा है। तो आप स्केल रख करके, इसमें रूल रख करके क्या करेंगे? मेजर करेंगे कि अच्छा 4 mm यहाँ आ रहा है। उसके बाद आप मार्किंग करेंगे। लाइक स्क्राइबर से आपने क्या किया? एक लाइन खींचा, आपने एक मार्किंग की, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो चिन्ह, चिन्हन औजार हो गया। उसके बाद पियर्सिंग, अगर किसी प्रकार के होल की जरूरत है, किसी प्रकार के छेद करने की जरूरत है, तो वहां पे हम लोग छेद भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? छिद्रण औजार हो जाएगा। फिर अगर हमको काटना है तो ये क्या हो जाएगा? कटिंग यानी कि कर्तन। काटने के लिए हमको किस औजार की जरूरत पड़ेगी? कर्तन औजार की जरूरत पड़ेगी। टूल्स का पूरा चैप्टर हमने स्टार्टिंग में कराया है, तो जो टूल्स यहाँ पे कॉमन होंगे उस टूल्स को हम नहीं करवाएंगे। जो एक्स्ट्रा आपको सीट मेटल में लेने की जरूरत होगी वही वही चीजें मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैं स्क्राइबर क्या कराऊं? स्क्राइबर तो मैंने पीछे बता दिया है ना। होल्ड करने के लिए मैंने बेंच वाइज वगैरह आपको पढ़ाई है। मेजर करने के लिए मैंने आपको माइक्रोमीटर भी पढ़ा दिया है, रूल भी पढ़ा दिया है, टेप भी पढ़ा दिया है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, तो वही चीजें हैं। फिर स्ट्राइकिंग में मैंने हैमर भी आपको पढ़ाया है ना। हैमर यानी कि चोट मारने वाले औजार, है ना। आपको क्या करना है कि जैसे आपके पास सीट मेटल है, उस सीट मेटल को जोड़ना हुआ तो रिवेट करना पड़ेगा, वहां पे भी आपको हैमर की जरूरत पड़ेगी। किसी सीट को सीधा करना है, टेढ़ी मेढ़ी है, वहां पे भी हैमर, किसी पे ग्रूव बनाना है, किसी पे, किसी को बेंड करना है, वहां पे भी हैमर की जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्राइकिंग का मतलब क्या हो गया आपको? चोट मारने वाले औजार, चोट मारने वाले औजार। बेंडिंग का मतलब क्या है? कि मोड़ने वाले औजार, मोड़ने वाले औजार। तो सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने सारे उपकरणों की, इतने सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है आपको जब आप सीट मेटल का कार्य करते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग देखें मेजरिंग यानी कि मापन में, तो बाकी हम लोग करा चुके हैं। जैसे कि रूल हमने बताया, आपको टेप बताया, हमने आपको टिन मैन नहीं बताया है। टिन मैन को एल स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने टिन मैन तो आपको नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको ट्राई स्क्वायर बताया है। शायद याद होगा आपको, आपने पीछे की क्लास देखी होगी। तो सेम ट्राई स्क्वायर जैसा ही होता है, लेकिन ये एल शेप में होता है। तो जैसे कि ट्राई स्क्वायर में हमने देखा था कि एक नीचे वाला पोर्शन क्या होता है? स्टॉक होता है, और ऊपर क्या होती है? ब्लेड होती है, जिसमें कुछ न कुछ डिजिट लिखे होते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और ये क्या होता है? थोड़ा सा मोटा होता है और भारी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? ट्राई स्क्वायर बोलते थे।
तो वो चीज नहीं है ये एल स्क्वायर। एल स्क्वायर अलग है। एल स्क्वायर का एक अन्य नाम क्या है? टिन मैन है। उसी प्रकार से मेजरिंग में हमने वायर गेज के बारे में स्टार्टिंग में बताया कि इसको मेजर करने के लिए, इसको नंबर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायर गेज का स्टैंडर्ड वायर गेज, इसको SWG लिखिए आप लोग, स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं। तो मापने के लिए ये भी एक उपकरण है। उसके बाद मार्किंग पे हम लोग आए तो जैसे कि डिवाइडर हो गया, ट्रेमल हो गया, स्क्राइबर हो गया, ये सब मार्क करने के लिए पीछे हमने बताया। तो किसी भी जॉब के लिए सीट मेटल में भी आप यही यूज करेंगे। डिवाइडर हो गया है ना, लाइक डिवाइडर हो गया, आप लोग तो डिवाइडर का यूज करेंगे। ट्रेमल का यूज कर लेंगे आप लोग, बड़ा है ना, बड़े मार्किंग के लिए। स्क्राइबर का यूज करेंगे आप लोग। तो ये चीजें मैं आपको पीछे करा चुका हूं। फिलहाल पियर्सिंग पे आते हैं हम लोग। तो जैसे पंच हो गया आपका, सॉलिड हो गया, प्रिक हो गया, डॉट हो गया, इन सब पंचों के बारे में भी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे टिन मैन की बात करें, जो कि आपने पीछे नहीं पढ़ा है हमसे, और स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं छोटा सा आपको फिगर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, आपका टिन मैन है। टिन मैन यानी कि एल स्क्वायर है। एल स्क्वायर है, हो सकता है कि आपसे फिगर बना के पूछ लिया जाए, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं ना। और ब्लेड के अलावा जो आपका ट्राई स्क्वायर में स्टॉक वाला पार्ट होता है, जिसमें आप लोग क्या देखते हैं कि जहां पे हल्का सा मोटा है ना, जहां पे कोई ग्रेजुएशन नहीं होता है, वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, आपका वहां पे भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन बनाते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि छोटी 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 क्या है, डिजिट बनी हुई है। तो इसको तो ब्लेड बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोंग बोलेंगे, है ना। तो टोंग और ब्लेड। और आपने ट्राई स्क्वायर में हमसे क्या पढ़ा था, ब्लेड और स्टॉक, है ना। तो स्टॉक की जगह पे यहाँ पे टोंग आ जाता है। ये एक सेम चीज है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दोनों वही है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि दोनों साइड में आपके क्या है, अक्षर बने होते हैं। दोनों साइड में ग्रेजुएशन होता है mm और इंच में। एक को ब्लेड बोलते हैं, एक को टोंग बोलते हैं। ये आपका ट्रेमल हो गया, है ना, ये आपने देखा ही। इसके अलावा SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, जो पीछे हमने बताया कि 0 से 40 तक चलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका आकार हमने वहां पे बताया था ना, या तो आयताकार में आपको देखने को मिलेगा, या तो वृत्ताकार में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 नंबर जो है सबसे बड़ा है। ध्यान से देखिए, 0 नंबर क्या है, सबसे बड़ा है, ये 0 नंबर है। और जैसे जैसे नंबर बढ़ता गया, देखिए 0 है, फिर उसके बाद आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। क्या हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज है। ये जस्ट चेक करने का काम आता है। झट से आपने क्या किया, इसको सीट में इंसर्ट कराया और आपको पता चल गया कि कितने गेज का ये है। तो गेज में ही चलती है ना। आपने कभी कूलर वगैरह भी बनवाया होगा तो आपने देखा होगा कि 22 गेज या 24 गेज के आपने कूलर टीन में बनवाया होगा। चलिए, ये बात हो गई क्लियर आपकी। अब आगे हम लोग बढ़े तो कटिंग में आते हैं। तो बाकी उपकरण तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। कटिंग में हमने और भी सारे कटिंग उपकरण हमने देखे थे स्टार्टिंग में, लेकिन जो आपके सीट मेटल में कटिंग का काम आएगा वो आएगा स्निप। स्निप स्निप का मतलब कैंची होता है, और ये कैंची जैसा ही बना होता है। यहाँ पे आप देखिए, अब इस स्निप की एक खासियत है कि इसकी जो लेंथ ली जाएगी ये ओवरऑल लेंथ से, है ना। स्निप क्या है, मैं लिखवा दूं क्या, यह एक कर्तन औजार है ना, जो कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है, का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और इसकी लंबाई, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसकी लंबाई ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल लेंथ से ली जाती है, से ली जाती है। इतनी बात क्लियर हुई। अब जो इसका ब्लेड आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन क्या है, ब्लेड है, और ये वाला पोर्शन क्या है, आपका हैंडल है। ये वाला पोर्शन क्या है, आपका हैंडल है, यहां से आप पकड़ते हैं, है ना। ये वाला पोर्शन क्या है, आपका ब्लेड है। ये क्या है, आपकी ओवरऑल लेंथ है। अब देखिएगा, इसकी जो ब्लेड है ना, आपने कैंची भी देखा होगा, तो कैंची में भी आपने यही देखा होगा कि कैंची में यहाँ से थोड़ा सा जो है क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, थोड़ा सा जो है वो तिरछा किया जाता है। तो इसका एंगल पूछता है, तो एंगल आपको लगभग 80 से 88 डिग्री तक क्या करते हैं हम लोग, इसको ग्राइंड करते हैं।
ग्राइंड करते हैं किसको? ब्लेड को। ब्लेड को, क्लियर है? साथ में ब्लेड को हार्ड और टेम्पर भी करते हैं। टेम्पर भी करते हैं, है ना? तो हार्ड और टेम्पर ब्लेड को करते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है ये। तो ये क्या कहलाई? आपकी स्निप कहलाई। जनरली ये कैंची ही होती है। जैसे आप कपड़ा काटने के लिए कैंची का प्रयोग करते हैं, वैसे ही पतली पतली धातुओं की चादरों को काटने के लिए आप स्निप का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़े तो स्निप जो होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी स्ट्रेट स्निप, एक होती है आपकी बेंट स्निप। अब स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि सीधी कैंची, सीधी कैंची। और इसका मतलब क्या होता है? बेंट यानी कि टेढ़ी कैंची, आप ऐसे कह सकते हैं। टेढ़ी कैंची। अब जो स्ट्रेट स्निप होती है वो सीधी रेखा में अगर आपको काटना हो चादर को, है ना, चादर को एक सीध में काटने के लिए, एक सीध में काटने के लिए स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। बेंट स्निप का प्रयोग हम लोग कहां पे करेंगे? जब हमको किसी कर्व में, किसी टेढ़े मेढ़े लाइन में अगर आपको खींचना हुआ और इसका ब्लेड भी क्या होता है? हल्का सा टेढ़ा होता है ना? इसका ब्लेड टेढ़ा होता है ना? यानी कि वक्र या टेढ़ी मेढ़ी या टेढ़ी लाइनों में सीट को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। शीयर। अब देखा आपने जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास स्निप है। स्निप बहुत ही पतली छोटी छोटी चीज़ों को काटने के काम आई। आपके पास सीट बहुत मोटी हो गई, लाइक 6 mm, 4 mm, 5 mm ऐसी हो गई, है ना? 2 से 2.5 mm तक, मैक्सिमम 2 mm तक आपके क्या हुआ? स्निप ने कटिंग कर दी। अब मान के चलिए कि आपके पास बहुत ही हैवी, है ना, बहुत ही हैवी इन द सेंस कि बहुत ही मोटी सीट आ गई। तो बहुत मोटी मोटी चादरों को काटने के लिए, चादरों को काटने के लिए शीयर का प्रयोग करेंगे। यूज करेंगे, है ना? शीयर का प्रयोग करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो आपकी स्निप है वो पतली चीजों को काटेगी। तो अगर 2 mm से ऊपर है, 2 mm से ऊपर चादरों को काटने के लिए शीयर का प्रयोग करते हैं। शीयर का यूज करते हैं, है ना? जैसे कि शीयर अलग अलग होते हैं। आपकी बेंच शीयर हुआ, आपका स्टॉक शीयर हुआ, तो अलग अलग प्रकार की आपकी जो है वो शीयर होते हैं, लेकिन वहां तक आपको नहीं जाना है। ये सीट मेटल वाले पड़ते हैं, ठीक है? तो अलग अलग प्रकार के शीयर हुए। शीयर आपका कुछ इस प्रकार से, आपने देखा कि बड़ा सा हैंडल है और यहाँ पे आपने अपनी सीट को फंसाया और हैंडल को जस्ट आपने जैसे ही दबाया तो आपका यह क्या हुआ, यहाँ से सीट आपकी कट जाएगी, जो कि कैंची से उतना ज्यादा नहीं होता है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो स्निप होती है, अगर आपको फोर्स कम लगाना है, अगर आपको फोर्स कम लगाना है, बल कम लगाना है, तो आप क्या बदलाव करेंगे आपकी स्निप में? ये आपसे सवाल हो सकता है कि पूछ लिया जाए किसी परीक्षा में। तो जो इसका एंगल यहाँ पे दिया जाता है, इसको शीयर एंगल बोलते हैं। तो शीयर एंगल को बढ़ाया जा सकता है। शीयर एंगल को क्या करें? आप बढ़ाएंगे तो
तो आपका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपको लगाने के लिए, जिससे कम बल लगाकर भी क्या कर सकते हैं आप प्लेट को आसानी से काट सकते हैं। उसके बाद हम लोग बेंडिंग टूल पे आए, तो बेंडिंग टूल में सबसे जो मेन एक ही टूल ही है बेंड करने के लिए, जिस पर रख करके आपको क्या करना होता है, अलग अलग चादरों को बेंड करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, किसकी सहायता से, स्ट्राइकिंग टूल की, यानी कि चोट मारने वाले औजार यानी कि हैमर की मदद से। ठीक है, तो अगर स्टेक का मतलब क्या होता है आपका, निहाई। निहाई ये क्या होती है, सीट मेटल वर्कर की एनविल है। ये क्या है, ये एनविल है। एनविल का मतलब क्या है, निहाई। हाई एनविल है ना, इसी पर रख कर, इसी पर रख कर अलग अलग शेप में सीट को मोड़ा जाता है। अब अलग अलग प्रकार की ये डिवाइसें होती हैं, यहाँ पे मैंने फिगर लगाया है, फिगर दिखा करके ही आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार की स्टॉक है ये, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राउंडेड हेड स्टॉक है यहाँ पे, ये राउंड हेड स्टॉक, इसको राउंड हेड स्टॉक बोलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हाफ मून स्टॉक बना हुआ है। अब हाफ मून स्टॉक का मतलब क्या है कि इसका जब आप फिगर देखेंगे तो इस प्रकार से आधी चंद्रमा की आकृति बनी हुई है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ मून, है ना। क्या बोलते हैं, हाफ मून। हाफ मून स्टॉक। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, हैचेट स्टॉक, इसका फिगर कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैचेट स्टॉक बोलेंगे। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये हैचेट स्टॉक हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि हॉर्स स्टॉक। हॉर्स स्टॉक ये सवाल पूछा गया है आपसे, इसरो में बार बार पूछा गया है कि हॉर्स स्टॉक क्या होता है, क्लियर है। तो फिगर दिखा करके, तो ये वाला स्टॉक क्या बोलेंगे आप लोग, इसको हॉर्स स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखेंगे कि क्रेजिंग आयरन स्टॉक, ये क्रेजिंग आयरन स्टॉक हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं हैचेट स्टॉक, जो कि यहाँ पे दिखाया है, इसका साइड व्यू है ये फनल, ये क्या है, फनल। ये जैसे कि आपको किसी शंकु के आकार की कोई सीट बनानी है, फनल शंकु जैसा बनाना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका शेप भी कैसा है, कुछ कुछ आपका शंकु जैसा बना हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फनल बोलते हैं ना, कीप जैसा बना हुआ है, इसको फनल स्टॉक बोलते हैं। तो ये है आपका स्टॉक। स्टॉक का आपका सिर्फ यही फिगर दिखा दिखा के पूछा जाएगा। और स्टॉक किस यूज में आता है, डायरेक्टली आपसे पूछे तो आपको बताना है कि सीट मेटल में बेंडिंग टूल है स्टॉक, जिस पर हम लोग रख करके अपने सारे ऑपरेशन करते हैं, और इसको सीट मेटल वर्कर की एनविल यानी कि निहाई भी बोला जाता है। फिर आगे आए हम लोग, तो सीट मेटल ज्वाइनिंग ऑपरेशन, है ना। सीट मेटल की ज्वाइनिंग, सीट मेटल को आपस में जोड़ना होता है। अब आप काम करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक चादर हो गई, उस एक चादर को आप क्या करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट में यूज में ला देंगे, नहीं। आप उस चादर को काटेंगे, काट काट करके फिर जोड़ेंगे, फिर अपने यूज में लाएंगे। तो आपको ज्वाइनिंग भी करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग के साथ साथ में उसमें कुछ आपको ऑपरेशन, कुछ संक्रियाएं भी करनी पड़ेंगी, इसलिए आपको सीट मेटल की ज्वाइनिंग और ऑपरेशन ये भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो ज्वाइनिंग ऑपरेशन में अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहले ऑपरेशन देखें अगर, तो ऑपरेशन में शीयरिंग आता है। शीयरिंग का मतलब क्या है, काटना, है ना, कर्तन। तो कर्तन में हमने पीछे देख ही लिया कि कर्तन आपका क्या है, कर्तन में आपका स्निप हो गया और शीयर हो गया, है ना। स्निप हो गया, शीयर हो गया। स्निप में आपने देखा कि दो प्रकार की, एक तो स्ट्रेट, स्ट्रेट और एक बेंट, है ना। ये क्या था, सीधी रेखा में, और ये क्या था, टेढ़ी रेखा में, है ना, टेढ़ी चीजों को काटना हो। स्निप क्या है आपका, पतली शीट के लिए, और शीयर क्या है आपका, मोटी शीट के लिए, है ना। ऐसे ही नोट्स भी बनाइएगा। फिर शीयर में आपने क्या देखा कि मोटी शीटों को काटने के लिए आपने शीयर का यूज किया, जैसे कि बेंच शीयर, मैंने एग्जांपल बताया आपको। उसके बाद आपने कटिंग किया। फिर और कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, लाइक ब्लैंकिंग ऑपरेशन और पंचिंग ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल यहां से पूछा जाता है, और अच्छे अगर टफेस्ट एग्जाम बन रहे हैं तो देखिएगा। ब्लैंकिंग और पंचिंग ऑपरेशन क्या होता है कि एक
पंच होता है और एक डाई होती है ना। आपने क्या देखा कि ये नीचे वाला पोर्शन जो आपका ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका डाई है, और ये ऊपर जो ये पूरा स्लॉट आ रहा है फोर्स के साथ आ रहा है, यहाँ से क्या लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, इसको नीचे दबाया जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पंच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं, पंच बोलते हैं। और इस डाई के ऊपर हमने क्या लगा दिया है, एक सीट मेटल लगाया है ना, एक सीट मेटल लगाया है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, कागज ले लेते हैं, हो सकता है आपको कुछ समझाने की भी जरूरत पड़े। अब आपने क्या किया कि ये कागज है आपके पास, इस कागज को अगर आपको काटना है, ये सीट है, तो काटने के लिए बीच से आपको कोई इसमें होल बनाना है, तो नीचे आप एक सपोर्ट लगाएंगे पहले, वो सपोर्ट क्या कहलाएगा, आपकी डाई कहलाएगी। अब उस सपोर्ट के ऊपर आपने क्या किया, अब आपको छेद करना है इसमें, है ना, तो ऊपर से आपका एक पंच आएगा जिसमें यहाँ पे फोर्स, ये तो फिक्स है, तो फोर्स आप किस में लगाएंगे, पंच में लगाएंगे। तो पंच में फोर्स लगाएंगे तो पंच नीचे आएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है जहां से हमको कटिंग करनी है वहां नीचे हमको डाई में भी कट करके जगह रखनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, जिससे कि पंच आए और इस सीट को, जो ऊपर सीट रखी हुई है, इसको काटता हुआ नीचे चला जाए, और ये नीचे आपका जो है ये आपका वेस्ट मटेरियल निकल जाए। समझ में आ रही होंगी चीजें आपको। तो ये क्या कहलाता है, आपका पंचिंग ऑपरेशन कहलाता है। क्लियर है। यहां पे आप देखेंगे ये पंचिंग फोर्स है, ये पंचिंग फोर्स है, यहाँ पे भी। अब अंतर क्या है, ब्लैंकिंग और पंचिंग में दोनों में ऑपरेशन सेम होता है, दोनों में चीजें एक ही होती हैं। एक ऊपर से फोर्स लगाने वाला पंच होता है, नीचे एक डाई होती है जो कि सीट को सपोर्ट करके रखती है। अब अंतर क्या है, जो आपकी ब्लैंकिंग होती है ना, जो ब्लैंकिंग होती है, ब्लैंकिंग में जैसे आप ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं, अगर ये ब्लैंकिंग प्रोसेस होती तो इसका हम लोग यूज कर लेंगे। किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। जो मटेरियल हमारा कट के निकल रहा है, जो मटेरियल हमारा कट के निकल रहा है, इसमें हमने छेद किया, तो जो मटेरियल हमारा कट के बाहर निकलेगा वो हमारा यूज में आएगा, और जो बाहर का पूरा सीट बच गया वो हमारा स्क्रैप यानी कि वेस्ट हो जाएगा ब्लैंकिंग, है ना। देखिएगा ब्लैंकिंग में क्या होता है आपका, यही मैंने अभी समझाया आपको। ब्लैंकिंग, ब्लैंकिंग जो आपका कट हुआ मटेरियल है ना, वो क्या होगा, यूज में होगा, है ना, यूज में होगा। और जो बेस था, बेस सीट जो थी आपकी, वो कहां चली जाएगी, स्क्रैप में चली जाएगी, यानी कि वो आपकी खराब हो जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैंकिंग बोलेंगे। अब ब्लैंकिंग हो गया आपका। फिर देखेंगे हम लोग पंचिंग। तो पंचिंग में जो आपका कटेगा मटेरियल, है ना, पंचिंग में, पंचिंग में क्या है, जो आपने मटेरियल कट किया है ना, जो आपने मटेरियल कट किया, जो कट किया उसको आपने क्या किया, वेस्ट में डाल दिया, उसको आपने क्या किया, स्क्रैप में डाल दिया, स्क्रैप में डाल दिया। और जो आपका बेस था, बेस सीट थी जो आपकी, उसको आपने यूज में ले लिया। यही अंतर होता है पंचिंग और ब्लैंकिंग में। तो जब ये वाली प्रोसेस करते हैं तो जो ऊपर से गिराया जा रहा है, अगर हमको यूज में लाना है, क्या आपका यूज में लाना है बेस सीट, तो आप क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे कि यहाँ पे हमारी पंचिंग फोर्स लग रही है। अगर यहाँ पे आपका यूज करना है क्या, अगर आपको यूज करना है कट होने वाला मटेरियल, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे हमारी ब्लैंकिंग फोर्स लग रही है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैंकिंग फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंचिंग फोर्स बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, पंचिंग फोर्स बोलेंगे। अब एक चीज आपसे और पूछा जाता है कि क्लियरेंस किस में छोड़ा जाता है। अगर ब्लैंकिंग कर रहे हैं हम ऑपरेशन और पंचिंग कर रहे हैं, तो किसी एक चीज में आपको क्लियरेंस छोड़ा जाता है। क्लियरेंस क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहां से यहां तक छोटा सा क्लियरेंस छोड़ा जाता है डाई और आपके पंच के बीच में, जिससे कि पंच आपका शर्ट से नीचे चला जाए। अगर ये पूरा एकदम फिक्स रहेगा, सेम उसी साइज का रहेगा जिस साइज में हमको कट करना है, आप बताइए, तो क्या आपका जो आपका ये मटेरियल कट के निकल रहा है, क्या वो बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। और साथ में जो आपका ये आपने पंच जो आप नीचे डाल रहे हो कट करने के लिए, क्या इसमें इंसर्ट हो पाएगा, नीचे तक इसमें जाना चाहिए। तो इसलिए हमको थोड़ा सा क्लियरेंस छोड़ा जाता है। आप क्लियरेंस दो प्रकार से आप छोड़ सकते हैं, या तो आप इसको पतला बना दो, किसको, पंच को, है ना, या तो आप क्या करो, पंच को पतला बना दो, या तो दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके नीचे जो डाई रखी हुई है मेरे दोस्त, उस डाई को थोड़ा सा चौड़ा कर दो। कुल मिला के ये नीचे आना चाहिए। अरे भाई ये बताओ कि यहां से हमको कट करना है, इस पेन के आकार का हमको इस कागज को काटना है यहां से गिरा करके। अब हमारे हाथ में उतना छेद नीचे जो आपकी डाई लगी हुई है नहीं है, तो क्या ये मटेरियल कटेगा, नहीं कटेगा।
थोड़ा सा ये वाला होल जो नीचे है जो आपकी डाई में, वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जिससे कि ये पेन क्या हो, पार करके इस पार निकल जाए और आपका जो स्क्रैप मटेरियल भी कट रहा है वो भी निकल जाए। इसलिए हमको क्लियरेंस देने की जरूरत होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ब्लैंकिंग कर रहे होंगे तो आप हमेशा किस में देंगे, देखिएगा ये क्या कर रहे हैं, आप ब्लैंकिंग कर रहे हैं, तो ब्लैंकिंग करते समय जो आपको क्लियरेंस देना है वो आपको देना है आपके पंच में क्लियरेंस देना है। किस में देना है, पंच में क्लियरेंस देना है ना। तो क्लियरेंस आपको कहां देना है, पंच में। और यहां पे क्या देना है आपको, पंचिंग में आपको कहां देना है, आपको डाई में देना है। डाई में आपको क्या देना है, क्लियरेंस देना है। इतनी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। तो ये होता है आपका ब्लैंकिंग और पंचिंग ऑपरेशन। और भी ऑपरेशन पे हम लोग जाएं तो एक और क्या ऑपरेशन है आपका, पार्टिंग। पार्टिंग का मतलब क्या है कि पार्टीशन करना, जैसे भारत और पाकिस्तान का हुआ। तो उस प्रकार से अगर हमको कोई एक पूरी की पूरी एक ऐसी ओवरऑल सीट है, उस सीट से हमको एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा चाहिए, तो हमको इस शेप में कट करना पड़ेगा। इस शेप में क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो ये शेप तो हमारे यूज में आ जाएगा, और इधर वाला शेप क्या हो जाएगा, इधर वाला शेप हमको एक और मिल जाएगा। तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा आपका, स्क्रैप में चला जाएगा, कूड़े में चला जाएगा। तो और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे कि इसको हमने पार्ट कर दिया। पार्टीशन का मतलब तो यही होता है कि एक पूरी की पूरी सीट से एक से अधिक सीट को अलग करना क्या कहलाता है, पार्टिंग कहलाता है। तो मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं, मैंने बस समझाया है। सवाल सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि पार्टिंग क्या है। तो पार्टिंग का मतलब क्या है, एक सीट से दूसरे सीट को अलग करना, और है ना, एक सीट से कुछ अलग छोटे से पार्ट को अलग करना, जिससे कि हमारा एक छोटा सा स्क्रैप मटेरियल भी बचे और हमारा पार्टीशन भी हो जाए उस सीट का जो हम लोग यूज में लाना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं। आगे बढ़े हम लोग तो लेंसिंग होता है। लेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने किसी सीट में क्या किया कि एक सीधी रेखा में सीट को काटा, और काट करके उसको अलग निकाल करके बाहर नहीं फेंका। पार्टिंग में आपने क्या देखा कि आपने कट तो किया, और कट करने के बाद एक स्क्रैप मटेरियल आपने क्या किया, उसे बाहर फेंक दिया। लेंसिंग में क्या करते हैं, स्क्रैप बाहर नहीं निकालते, बाहर नहीं निकालते हैं। मतलब कि आपने कट किया और उसे इसी शेप में बेंड कर दिया, इसी शेप में बेंड कर दिया, वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका लेंसिंग कहलाएगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ से थोड़ा सा कट किया और थोड़ा सा उभार लाया, यहाँ से क्या किया, कट किया थोड़ा सा ज्यादा उभार लाया, और यहाँ पे कट किया तो क्या किया, सीधा स्ट्रेट इसको खड़ा कर दिया, लेकिन बाहर अलग नहीं किया। यही होता है मेरा दोस्त लेंसिंग। और ये भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैंने फिगर दिखा करके सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। स्लिटिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक सीधी रेखा में, जैसे आपके पास एक कागज है, इस कागज के बीच से कहीं पे हमने क्या किया है, एकदम बीच से यहाँ पे ऐसे फाड़ दिया है ना, बस ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका स्लिटिंग कहलाएगा, है ना। ये आपका क्या कहलाएगा, स्लिटिंग कहलाएगा। यानी कि नो स्क्रैप, नो स्क्रैप, स्ट्रेट, स्ट्रेट कट लगाते हैं बस, ठीक है, स्ट्रेट कट लगाते हैं, और किसी प्रकार कोई स्क्रैप नहीं बचता है, किसी प्रकार कोई वेस्ट नहीं निकलता है इसमें, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़े तो आपका आता है परफॉर्मिंग। अब परफॉर्मिंग क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन सिंगल ऑपरेशन। अगर हमारे पास ये सीट है और एक सिंगल ऑपरेशन मानी कि एक बार में हमारे पास कोई ऐसा टूल हो जिससे कि एक बार में इसमें हम लोग 10 छेद एक साथ कर पाए, यानी कि 10 पेन ऐसे लगे हों, उन 10 पेनों को हम लोग क्या करें, ऐसे नीचे लाएं और 10 का 10 एक बार में छेद कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे परफॉर्मिंग। क्या बोलेंगे, परफॉर्मिंग। यानी कि लार्ज नंबर ऑफ फोर्स होल्स, है ना, यानी कि अधिक संख्या में, अधिक संख्या में छेद करना एक संक्रिया में, सिर्फ एक बार में, है ना, एक बार में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफॉर्मिंग बोले। यहाँ पे आप देखेंगे कि सीट है, एक बार में जितने आपको होल्स दिख रहे हैं सारे एक बार में कंप्लीट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफॉर्मिंग बोलते हैं। फिर आगे बढ़े हम लोग तो नॉचिंग आ जाता है। नॉचिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप देखिए, नॉचिंग का मतलब ये होता है कि अनवांटेड पीस को क्या करना, यानी कि अनचाहे
अनचाहे मटेरियल को सीट से अलग करना, सीट से अलग करना आपका क्या कहलाएगा मेरा दोस्त? वो आपका नॉचिंग कहलाएगा। वो किसी भी शेप में हो सकता है, किसी भी आकार में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। लाइक वो वी नॉच हो सकता है, लाइक वो स्क्वायर नॉच हो सकता है, लाइक वो सर्कुलर नॉच हो सकता है, किसी भी प्रकार का नॉच हो सकता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉचिंग बोलेंगे। फिर आगे आते हैं हम लोग तो पियर्सिंग क्या होता है? पियर्सिंग वही छेद करने वाला होता है ना। किसी सीट में आपको छेद करना है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? पियर्सिंग बोलोगे। इसी के अंतर्गत हमने ब्लैंकिंग और पंचिंग को पढ़ा था। फिर यहाँ देखेंगे आप लोग कॉइनिंग। अब कॉइनिंग, आप लोग सिक्के को क्या बोलते हैं? कॉइन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कॉइन्स? क्योंकि उसमें कॉइनिंग प्रोसेस की जाती है। कॉइनिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि एक आपके पास सीट है, उसमें दोनों साइड, उसमें क्या करना है आपको? दोनों साइड यानी कि दोनों तरफ अलग अलग या सेम, अलग अलग या समान आकृति देना क्या कहलाती है? आपकी कॉइनिंग कहलाती है। कॉइनिंग कहलाती है। दोनों तरफ है। सिक्के में आपने देखा कि इधर साइड आपका अशोक स्तंभ बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है, 2010 लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है। इधर साइड आप देखेंगे तो रुपीस का सिंबल बना हुआ है, 10 लिखा हुआ है और 2010 लिखा हुआ है और इंडिया लिखा हुआ है। तो दोनों साइड क्या है कि अलग अलग आपके शेप बने हुए हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये सीट, कोई ये जरूरी नहीं कि सिक्का ही हो, किसी भी प्रकार की चादर में अगर दोनों साइड अलग अलग या सेम सेम दोनों साइड जो है वो आपकी सिंबल बने हुए हों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉइनिंग प्रोसेस बोलेंगे कि इस सीट मेटल में आपकी कॉइनिंग प्रोसेस हुई है। उसके बाद आता है एम्बॉसिंग। अब कॉइनिंग और एम्बॉसिंग में सिर्फ यही फर्क है कि कॉइनिंग में हमने देखा कॉइनिंग में कि दोनों साइड में आपको आपके फिगर्स दिखेंगे, लेकिन आप एम्बॉसिंग में देखेंगे कि सिर्फ एक साइड का ही काम होता है। या आप देखेंगे कि इसमें एक साइड बहुत बढ़िया से जो है आपका आकृति बना हुआ है और हो सकता है कि पीछे इसी का उभार बना हो, लेकिन दूसरी साइड कोई ऑपरेशन किया नहीं गया है। समझिएगा आप इस बात को। इस साइड आपने क्या किया कि बहुत सारे सिंबल्स बना दिए, लेकिन उस साइड इसी का उभार बना होगा, लेकिन उधर कोई ऑपरेशन किया नहीं गया है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इम्बोसिंग बोलेंगे। तो मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, फिगर से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़े हम लोग तो सीम है ना, सीम होता है ये लैप और ग्रूव। अब सीमिंग का मतलब क्या है कि सीट मेटल को आपस में जोड़ना सीमिंग कहलाता है। फिर सीमिंग के साथ साथ आपको रिवेट भी पढ़ना होता है जो कि सीट मेटल को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो सीमिंग और रिवेटिंग यानी कि ये मेटल को, सीट मेटल को, या करवा ही दें, चलिए छोड़ते हैं, सीट मेटल को जोड़ने की प्रक्रिया, जोड़ने की प्रक्रिया को सीमिंग कहते हैं। सीमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमिंग कहते हैं। सीमिंग के साथ साथ आपको रिवेट भी पढ़ना है ना। तो रिवेट वाला पार्ट और सीमिंग वाला पार्ट वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसके साथ में एक हीमिंग भी होती है ना, हीम जिसको हैम बोलते हैं, HEM। उसका काम क्या होता है कि सुंदर दिखे, सुरक्षित रहे, जोड़ के सॉरी जोड़ के क्या, किनारे को जो है थोड़ा सा बेंट कर देना, मोड़ देना। जैसे कि जो सीट मेटल आपने देखा, चादर आपने देखा होगा कि किनारे किनारे हाथ में लग जाता है, बहुत ही खतरनाक होता है वो और दिखता भी अच्छा नहीं है। तो उसको किनारे जितने भी सीट मेटल है, पतली पतली चादरें हैं, किनारे में उसको बेंट कर देना, उसको मोड़ देना, जिससे कि आपका सुरक्षित भी रहे, सुरक्षा भी हो सके और अच्छा भी दिखे सीट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीम बोलते हैं। ठीक है। तो अभी आपका जो है ये सीम, हाँ हीम आपका भी है, हेम है आपका। उसके बाद सेफ्टी है। सेफ्टी में आपको क्या जानना है? सेफ्टी तो आप सब लोग जानते ही होंगे। फिर रिवेट आपको करना है। ठीक है। अलग अलग टाइप के रिवेट हैं जो कि अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो ये लेक्चर यहीं पे रोकते हैं और हमने किसी भी टॉपिक को छोड़ने की कोशिश नहीं की है। एक एक चीज़ अच्छे से डिटेल में कवर किया है। तो क्लासेस ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा क्लास हो जाती है तो बच्चों को बोरियत महसूस होती है और आप लोग लास्ट तक देखते नहीं हैं फिर क्लास को। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जो कि रहने वाला है आपका क्या? रिवेट और सीमिंग।
ठीक है, ये 2 चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद आपका सीट मेटल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।